अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ के साथ, और हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे जो हमारी हाउस होल्ड बीमारियाँ हैं, जो हर दूसरा तीसरा बंदा इससे आई थिंक उसका पेशेंट है, पेशेंट ही कहूँगी क्योंकि ये भी एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। और उसके बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब तक कि हम अपना खुद अपने बॉडी का या अपने जिस्म का या अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो डॉक्टर जितनी भी ट्रीटमेंट कर लें, जितनी भी ट्रीटमेंट करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एंड में वो ज़ीरो हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बात करती हूँ तो सुनने में तो ये बहुत एक मामूली सी टर्म लगती हैं कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए और डायबिटीज़ में शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन अगर हम परहेज़ नहीं करते तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों को आई थिंक इन्वाइट कर रहे होते हैं जो लेटर ऑन हमारी इस दुनिया से जाने की वजह बन जाती है। बात यह है कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि इस बात का जिक्र कुरान में है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना तुम पे फ़र्ज़ है। ये अल्फाज हैं, ठीक है। आप उसको भी आपने बात की फॉलोअप में, मैं कह चुका हूँ कि 20% में फॉलोअप करते हैं, 80% फॉलो आउट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाके डॉक्टर साहब के पास टाइम ख़राब करें, पैसे दें, उनको फ़ीस दें कंसल्टेशन की, क्या ज़रूरत है। इलाज, जैसे मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ऑपरेशन करने जाऊँ तो ऑपरेशन 1.5 से 2 घंटे का है, लेकिन उसका रिहैबिलिटेशन, उसका फॉलोअप बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट का है, 72 ईयर्स की खातून, उनकी बहन ने मुझे तस्वीरें भेजी एक्सरेस की, और उसके बाद कहा कि अम्मा बाजी जो है बहुत भारी जिस्म की है, हड्डियाँ भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ये सारे मसले। मैंने कहा बेटा देखो, अगर मैं इनका आइडियली तो ये होना चाहिए कि मैं एक नेल डालूँ, स्क्रू डालूँ, और ये हड्डी जिस जगह बेस से टूटी है ये उस पर जोड़ दूँ, जुड़ जाएगी। जोड़ने का काम मेरा नहीं है, अल्लाह का है, ठीक है। लेकिन उसमें मैं वेट बियरिंग तकरीबन 3 महीने तक नहीं करा सकता। 3 महीने तक नहीं कराऊंगा तो उसके अपने मसाइल हैं इस एज ग्रुप के ऊपर, इस एज ग्रुप के ऊपर उस चीज़ के इतना अरसा बेड रिडन के और मसाइल हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इनका हेमी आर्थोप्लास्टी करवा लो, इसलिए कि हेमी आर्थोप्लास्टी करके ये निकाल के गोला दूसरा डाल देंगे तो दूसरे तीसरे दिन खड़ी होकर चलना शुरू कर देंगी। उसमें हड्डी का, चूँकि गोला दूसरा डाल दिया मेटल का, तो उसमें हड्डी जोड़ने का मसला नहीं होगा, तो ये मोबाइल फ़ौरन हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि तुम्हारे आपा के मैंने एक्सरे देखे, जो तुम कह रही थी कि बोन बहुत ऑस्टियोपोरोटिक है, ऐसी बात नहीं है। उनका एक मेन फ्रैक्चर है जो बेस ऑफ नेक से हुआ है, वो गिरने से जो उनका ग्रेटर ट्रोकेंटर ज़मीन से जाके टकराया है, उससे ये फ्रैक्चर है। अगर ऑस्टियोपोरोटिक होता तो ये हड्डी 4-5 जगह से टूटती। एक नीचे जो बाहर की साइड पे ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, अंदर की साइड पे लेसर ट्रोकेंटर होता है, जिसमें हिप जॉइंट के फ्लेक्सर मसल लगते हैं। मैंने कहा एक फ्रैक्चर उनका लेसर ट्रोकेंटर का एवल्जन फ्रैक्चर है, वो जब गिरी है और उसमें ये हड्डी टूटी है एक, तो उसका जो फ्लेक्सर का स्पाज़म था ट्रॉमा की वजह से, उसने उस हड्डी को तोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए डोंट गिव मी दिस डैट ये ऑस्टियोपोरोटिक है, हड्डी इनकी मजबूत है, तुम इनका वो करा लो। चीज़ों को सही एसेस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम्हारा दूसरा सवाल था अबाउट डायबिटीज़, ठीक है। मैंने अभी कहा, एक मैंने एग्जांपल भी दी थी एक साहब की, जिनको मैंने कहा था कि आपका जो चल रहा है स्टंट का मामला, इसमें अल्टीमेटली आप 5 साल में पैनक्रियाटिक कैंसर पे जाएंगे। और ये डायबिटीज़ भी पैनक्रियास के अंदर आइलेट सेल होते हैं, ठीक है, वहाँ से इंसुलिन सिक्रीशन होती है सेल से। मैं सेल को ठीक करता हूँ, ठीक है। मैं जब सेल को ठीक करता हूँ तो वो सेल भी ठीक करता हूँ, ठीक है। एक सूरत जो इंजेक्शन की बात कर रही है, पहले टैबलेट होती हैं, टैबलेट, सारी टैबलेट डिफरेंट टाइप ऑफ मोडेलिटीज़ हैं इसकी टैबलेट की, वो सब के सब का काम है कि वो जो है वो आपके जो सेल को दोबारा उसमें से जो इंसुलिन है उसको उसकी प्रोडक्शन बढ़ाती हैं।
जब ये कहते हैं, डॉक्टर्स ही कहते हैं कि ये बिल्कुल बर्नआउट हो जाए, इसमें इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि रेडीमेड इंसुलिन दे दी जाए जिस्म को। मैं ये सेल ठीक करता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैनेजिंग ट्रीटमेंट, फैसिलिटेटिंग ट्रीटमेंट पेशेंट का काम है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करे। वो चीज़ें जिससे उसने इलास्टिसिटी वेसल की, शरियानों की ख़त्म कर दी है, उनका इस्तेमाल बंद करे ताकि मैं शरियाने की इलास्टिसिटी दोबारा रिस्टोर करूं तो वो ठीक हो सके। अब अगर मैं कर रहा हूं एक काम और आप उसके ऊपर लोहार का हथौड़ा मारे चले जा रहे हैं तो फिर तो बेकार है सब कुछ, ठीक है। लेकिन तकलीफ तो पेशेंट को है ना। और डॉक्टर साहब, जब मैं डायबिटीज़ की बात करती हूँ तो उसके जो लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है कि 40+ में भी हो रही हैं, 30+ में भी हो रही हैं, शुगर में भी, जिसको हम इस तरह कहते हैं कि ये जो बाय बर्थ भी जो बच्चे डायबिटिक होते हैं, मतलब वो क्या माओं की कोताही है या माँ डायबिटिक होती है इसलिए बच्चों में ये ट्रांसफर? देखें, बात ये है कि अब तो जेनेसिस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि बेसिकली इंसानी जिस्म बनता है 23 क्रोमोसोम से, ठीक है। 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से, 23 क्रोमोसोम बाप की तरफ से। उसमें 22 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं, एक क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। माँ की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम आता है, बाप की तरफ से या तो एक्स आता है या वाई आता है। अगर एक्स आएगा और एक्स के साथ मिलेगा तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो बेटी होगी। अगर बाप की तरफ से वाई आएगा तो एक्स वाई मिलेगा तो ऑफ स्प्रिंग बेटा होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ बड़ा गलत, इंतहाई क्या कहना चाहिए, गलत है या दकियालूसी जलील टाइप का कंसेप्ट है कि किसी औरत के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चियाँ हो गई तो तलाक दे देते हैं कि नहीं, ये बेटा नहीं पैदा करिए। बेटा पैदा करना ना करना तो अल्लाह ताला ने बाप के पास रखा है। आप अपनी कमी जो है उसका भी इल्ज़ाम औरत के ऊपर डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन बात शुरू हुई थी क्रोमोसोम से, ठीक है। 22 क्रोमोसोम आपके ऑटोसोमल होते हैं, ठीक है। इनमें गड़बड़ अगर किसी जैसे थैलेसीमिया है, वो 2 में डिवाइड करते हैं, माइनर मेजर। माइनर है कि माँ बाप में से किसी एक को हो, और मेजर है कि दोनों को हो। जब दोनों को होगा तो बच्चा तो होगा ही होगा। माइनर में आधे जो हैं वो डिजीज़ मैनिफेस्ट करेंगे और आधे कैरियर होंगे, अपने बच्चों को देंगे, ठीक है। अब उसको हम डिवाइड कर देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के ऊपर और ऑटोसोमल रिसेसिव के ऊपर, लेकिन होता सबके सब जीन्स के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में तो कहा जाता है कि चले अगर फैमिली में डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो जैसे 40+ या 50+ में तो उसमें जो बच्चे होते हैं उनसे कहा जाता है एहतियात करनी है, चीनी नहीं खानी, चावल नहीं खाना, क्योंकि ये हमारी फैमिली में है, डायबिटीज़ हमारी फैमिली में आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बाय बर्थ जो बच्चों में डायबिटिक डायग्नोस हो रहा है, ये क्या है? भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मैनेजिंग ट्रीटमेंट और फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट जो बच्चों के फैमिली के अंदर है, उनको माँ बाप कह रहे हैं कि जी ये मीठा मत खाओ, ये नहीं खाओ, ये सब फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट में आएगा ना। तो इनका काम है कि ये फैसिलिटेट करें। लेकिन लेटर ऑन डायबिटिक में ज़्यादा फिर उसके मसले जो है ना, जो आप ख़तरनाक कह रही हो, जो किडनी पे असर करता है, हाँ, कि ये जो इसके आदमी कभी भी डायबिटीज़ से नहीं मरता। टेक माय वर्ड्स फॉर इट। लेकिन मुझे लगता है कि डायबिटिक प्राइम रीजन बनता है, बाद में इससे किडनी जो आपके दे जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वेसल्स का प्रॉब्लम है, रेटिना का ब्लड हो जाए, आपके रेटिना का प्रॉब्लम हो जाए, और एक वो बर्स की बीमारी के वाइट धब्बे होना शुरू हो बर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे पास मैं बता रही हूँ, मेरे तो घर में एक नेबर में मैं देख रही हूँ, एक मेरे फादर के साथ भी हुआ था। नहीं, बर्स कि वो वाइट मार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? विटाइलिगो कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा। लेकिन विटाइलिगो आता है माँ बाप से, लेकिन उसका डायबिटीज से कोई ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि वो डायबिटिक थे तो वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ठीक है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर अम्मा अब्बा में से किसी को बर्थ है तो बच्चों में होने का इम्कान आम पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा है। सही। लेकिन बर्थ से
या वेटालिगो से कोई मरता नहीं है। क्योंकि वो जो एक तो मेरे फादर और दूसरे नेबर में वो भी डायबिटिक पेशेंट थी ना, तो इसलिए मेरे जहन में आया कि क्या ये भी डायबिटिक के साइड इफ़ेक्ट्स में नहीं, डेटा इसको, इस कंसेप्ट को डेटा सपोर्ट नहीं करता है। सही। ठीक है? अच्छा, इसमें ये है कि डायबिटिक के जो लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी के दांत गिर जाते हैं, किसी का आंखों का मसला होता है, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे सीरियस मैटर है वो किडनी का है कि किडनी इसका फेल हो के पेशेंट वो डायलिसिस पे चले जाते हैं पेशेंट्स। हमारी बॉडी किस चीज़ पे चलती है? सेल्फ। नो तो हमारे सेल किस पे चलते हैं ये बताओ। अच्छा हमारे सेल चलते हैं या हमारी बॉडी है, देखना है, सांस लेना है। हम सांस लेते हैं या सांस खुद होती रहती है? हम लेते हैं। हम रोक सकते हैं, हम ले नहीं सकते। रोकना अलग चीज़। हमारा दिल खुद ब खुद अगर धड़कता है या हम उसको कंट्रोल करते हैं? खुद ब खुद धड़कता है ना। हम देख रहे हैं ये सारा उस एनर्जी पे डिपेंडेंट है जो कि सेल बनाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी होती है, सब कुछ चलाती है। लेकिन ये एनर्जी एज वाइज फर्क होती है। जो हम कहते हैं कि जी आपकी कैलोरिक जो एक्सपेंस है, आपका जो यूनिट है एनर्जी का, दैट इज़ कॉल्ड एज ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपके सेल के अंदर एक जनरेटर होता है जो इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रखा है कि वो ये ATP बनाता है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, आपका जो वो कह रहे हो कि किडनी का सवाल आपने उठाया था ना। हाँ। एक मज़े की आपको बात बताऊं? डॉक्टर साहब 5 मिनट भी नहीं है। अच्छा, ATP का इस्तेमाल हमारे जिस्म के 3 टिश्यू सबसे ज़्यादा करते हैं। उसमें से पहला टिश्यू है आपके मसल्स, दूसरा टिश्यू है आपका ब्रेन या न्यूरॉन्स, और तीसरा टिश्यू है आपकी किडनी, रीनल सेल। जब वो सेल को वो एनर्जी नहीं मिल रही तो वो सेल तो ख़राब होंगे ही ना। सही। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि मेडिकल थ्योरी मेरी जो है वो बहुत आसान है। ये गड़बड़ होती है सेल की तो बीमारी आती है। ये जो आप किडनी का कह रहे हो ना, अगर आपके उस सेल को ठीक कर दोगे ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब डॉक्टर साहब के कहने का मकसद ये मतलब ये है कि अगर हम अपने सेल्स को ही पैम्पर करना शुरू करें, उसका ख्याल रखें, उसको फैसिलिटेट करें, जैसे डॉक्टर साहब हैं या और भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो आपको ट्रीट कर रहे हैं तो उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ज़ीरो है जब तक कि आप उनकी ट्रीटमेंट के साथ अपने आप को फैसिलिटेट नहीं करते, अपना ख्याल खुद नहीं रखते, वो एहतियात जो डॉक्टर्स आपसे कहते हैं वो नहीं करते, और अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक चेंज करके हेल्दी लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्म नहीं करते। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी लाइफ विद हेल्थ रखा है, क्योंकि अगर सेहत होगी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, और अगर ज़िंदगी है, पैसा है, सब कुछ है और सेहत नहीं है तो मैंने बहुत बड़े बड़े दौलतमंद और बादशाहों को बेड पर और दूसरों फिज़िकली दूसरों पर मोहताज ही देखा है। आपका फीडबैक हमेशा से इंतज़ार रहेगा। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे फ्रेश एपिसोड और हमारी फ्रेश इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।